never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show वेलकम टू द up. लाइब्रेरी हब। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने एम लिप पूरी कर ली है या फिर आप एम लिप के स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी एम लिप के पेपर दे के ही रुके हैं, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आप कैसे आगे आने वाली चीज़ों से निपट सकते हैं या फिर आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम कई एक दो चीज़ों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। पहले तो यूजीसी नेट के बारे में और पीजी कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं जॉब्स और बाकी सारी वैकेंसीज़ के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां से आपको इजीली पता चल सकता है कि कहाँ से जॉब हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये यूजीसी नेट होता क्या है भाई, क्या करता है, क्या है, किस तरीके से काम करता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है, इस चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो कि क्या नाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है नेट के लिए और जेआरएफ के लिए। ठीक है। नेट के लिए आपको कम मार्क्स चाहिए होते हैं और जेआरएफ के लिए आपको हमेशा ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। जेआरएफ क्यों ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें एक स्टेपेंड मिलता है। मतलब क्या नाम, आपको एक मंथली सैलरी की तरह या फिर मंथली पे कर सरकार पे करेगी कि भाई आप अपनी स्टडी पूरी कर लीजिए और ये आपकी स्टडी करने के लिए आपका खर्चा है। ठीक है। 30 से 35 हज़ार रुपये कम से कम, स्टेट वाइज वेरी करता है ये, और आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है। ये वाली चीज़ है। और एक सुपरवाइज़र के अंदर में आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी होती है और अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है। ये वाली चीज़ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा बता दिया है। और लोग बेसिकली पीएचडी इसीलिए करते हैं बेसिकली ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या फिर टीचर्स या फिर अलग तरह के गाइड्स लोगों के लिए बन सकें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए लोग करते हैं। बेसिकली 100 बात की एक बात यह है कि नेट क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कम परसेंटेज चल जाती है, पर जेआरएफ आपको टॉप परसेंटेजेस में से ही मिल सकती है। जेआरएफ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो क्या नाम है टॉप होते हैं। ठीक है। कितने कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कैसे कैसे चाहिए होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी है, वो हमने नीचे भी बताया हुआ है। ठीक है। आप ये पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शंस में से आप देख के एक्सेस कर सकते हैं, मैंने जैसे कि जैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है ये देख लेते हैं। कि भाई आपको सबसे पहली बात तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 55% होनी होनी चाहिए। अगर क्या नाम आप एस सी एस टी ओ बी सी या फिर पीडब्ल्यूडी या किसी तीसरे जेंडर से हैं तो आपको उसके लिए 50% मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे। आप या तो फाइनल ईयर में होने चाहिए, एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, या तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए एमलिस के, मतलब एमलिस कर रहे होने चाहिए, आपने एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए एमलिस में, चाहे आपने पेपर ना दिए हों, और या फिर आपकी एमलिस हो चुकी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो क्या नाम आपकी कंप्लीट होनी होनी चाहिए, या तो आपने एमलिस में एडमिशन लिया हो या फिर आपने एमलिस क्लियर कर ली हो विथ ड्यू रिगार्ड परसेंटेज। तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं और इसको क्या नाम है किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी में अप टू 30 ईयर्स आपकी उम्र होनी चाहिए, और एस सी एस टी ओ बी सी या पी डब्ल्यू डी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। वो उनकी कितनी भी एज हो वो इसको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें देख लेते हैं, बाकी एजुकेशनली आपको क्या क्या होनी चाहिए वही है जनरल के लिए। नेट में भी सेम क्वालिफिकेशन है, वही सारी आपको मेन बेसिकली आपको एंट्रेंस पेपर देने के लिए यही सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरी ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हम इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें दो पेपर आते हैं नेट में, नेट में या जेआरएफ में। आप इसको देख सकते हैं कि क्या नाम है, दो पेपर आते हैं। एक होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पेपर 1, और एक होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर जो कि होता है पेपर नंबर 2। ठीक है। तो पहला पेपर जो होता है, सबसे पहली बात इसमें नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती, ये सारे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है। दोनों पेपर आपको अटेम्प्ट करने ही करने होते हैं। ठीक है। और एक ही बार बैठना होता है, एक ही जगह बैठना होता है, तो आपको वही पेपर दोनों क्या नाम एक ही बार में देने हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप क्या नाम पेपर 1 की बात देखेंगे जिसमें टीचर एप्टीट्यूड और अन्य सब्जेक्ट आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब दो दो नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन है, वो भी दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 200 मार्क्स मिल जाते हैं।
ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और ये 3 घंटे के अंदर आपको सिंगल सेशन में करना होता है। बहुत मुश्किल होता है इसी वजह से, क्योंकि लोग क्या नाम है सारे पेपर ठीक से पढ़ भी नहीं पाते और क्या नाम है उनको क्या नाम है जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप इसमें पेपर 1 में सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स आ गया, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें आती हैं। पेपर नंबर 2 में आप देखेंगे कि क्या नाम है लाइब्रेरी साइंस से ही रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे जो भी इनके सब्जेक्ट्स के और जो बुक्स हैं इनके रिगार्डिंग जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है जिनमें, मैं आपको वो भी धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एक आप ये चीज़ देख सकते हैं, अभी DOSOL ने कुछ ही समय पहले एक कोर्स लॉन्च किया था जिन लोगों ने एमलिस क्लियर कर ली है उनके लिए। ये एक ऑटोमेशन कोर्स है डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है खास, कि भाई आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला, ऑटोमेशन। दूसरा, जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं डी स्पेस या ग्रीनस्टोन इसकी तरह। ठीक है, बेसिकली इनमें यही सॉफ्टवेयर्स ज़्यादातर SOL में पढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों ने पिछले साल या उससे पिछले साल भी ये कोर्स किया है उन्होंने यही बताया कि यही यही कोर्स हमें पढ़ाए गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मैंने इन्हीं के बारे में ज़्यादातर बताया हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे लाइब्रेरियन को खुद बनाने होते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज, एक्सेसिबल लोगों के लिए, टीचर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने कई ऐसी लाइब्रेरीज देखी हैं, ऐसी प्राइवेट लाइब्रेरीज भी देखी हैं जहाँ पे ये होता है और लाइब्रेरियन इसको करते हैं। ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है, पर इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि BLIS और MLIS दोनों क्लियर होनी चाहिए आपकी, तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो आपके पास, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें मैंने क्या नाम है क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ड्यूरेशन इसकी 1 साल है। ठीक है, इग्नू के छात्र हो या फिर कहीं से भी करो, कहीं से भी आपने एमलिस या बिलिस करी हो, आप इसको करने के लिए एलिजिबल है। बस पास होना चाहिए। ठीक है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीट्स की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितने भी लोग आएंगे वो उनका एडमिशन होगा ही होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ है, मैं आपको बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग और बाकी बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अब मैं आपको बताता जाऊंगा। थोड़ा सा हमारे साथ रुकना और क्या नाम है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।